हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री की फुल लेक्चर सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में समझा था, तो इसी में इस लेक्चर में हम लोग उसी के आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे की थ्योरी समझते हैं। ठीक, चलो। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा। इफ मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो हम लोग को ये पता है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर जो होता है वो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है ना। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सीधे सीधे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो एक बार आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, एक बार आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ए डॉट बी वाले टर्म जो है टू टाइम्स वाले वो कैंसिल हो जाएंगे और मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर दो दो बार आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसको चाहो तो एक रिजल्ट की तरह अपने दिमाग में रख सकते हो, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो ये अपने पास एक काइंड ऑफ रिजल्ट आ गया। ठीक, और इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन हम लोग इसको यूज करके आगे क्वेश्चंस कभी आए ऐसे तो कर सकते हैं। बाकी तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर से मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिलहाल अब सारी वैल्यूज इसमें इनपुट कर देते हैं। तो ये 1 है, ये अपने को निकालना है मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना है 2 टाइम्स 1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3। तो यहाँ से तुम्हारे पास मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी जो आ गया वो √3 आ गया। ठीक है, तो बस हमें यही निकालना था और अपना आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को इजी लगा होगा। चलो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये इस बार जेई मेन सितंबर 2020 में आया था। इफ दिस इज इक्वल्स टू 8 देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो जो चीज दी हुई है उसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी, ठीक, प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस का 2a डॉट सी इज इक्वल्स टू कितना है, 8 है। तो देखो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्यों? क्योंकि सारे वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया। उधर जाके 8 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 माइनस 4 आ जाएगा। बाकी जो दो टर्म बचे जिनको अंडरलाइन नहीं किया उनसे 2 कॉमन आ रहा है। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक, बराबर 8 माइनस 4 बोले तो 4। तो यहां से देखो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक, ये क्वेश्चन अपने पास एक आ गई। अब चाहे तो हम इसको मॉड ए मॉड बी कॉस एल्फा प्लस मॉड ए मॉड बी, सॉरी मॉड ए मॉड सी कॉस कुछ बीटा मान के, एंगल मान के बराबर -2 कर दें तो एक इक्वेशन आ जाएगी कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि मॉडुलस सबके 1 है। और कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा जो है वो -2 के बराबर एक ही सूरत में हो सकता है, जब कॉस अल्फा भी -1 हो और कॉस बीटा भी -1 हो। क्यों? क्योंकि दोनों की, क्योंकि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 है और दूसरे वाले की भी -1 है और उन्हीं का सम -2 लिखा हुआ है। तो वो एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी कि दोनों के दोनों कॉस -1 बने, यानी कि अल्फा और बीटा यानी कि ए और बी के बीच का एंगल और ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाए, पाई हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एंगल निकालने की एज सच नीड नहीं है। क्यों नहीं है नीड? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर a+2 भी है और यहाँ पर a+2c है। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो अपने आप ये जो टर्म है जो हमें पता है वो जनरेट होगा। कैसे? देखो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह सोचते हैं तो 4a डॉट बी। फिर अगला मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी स्क्वायर प्लस 4a डॉट सी।
तो ये कि देखो ये मॉड तो सारे 1 है, तो 1 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो 10 प्लस 4 इंटू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपने को ऑलरेडी पता है, तो ये 10 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 2। ठीक, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2, तो यही अपना आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सिंपल था, और नॉर्मल आइडेंटिटीज यूज हो रही थी जो कि हमें बहुत अच्छे से ऑलरेडी आती है। ठीक, चलो अब ये कुछ चीजें हैं जो बोर्ड्स में हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाए। यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूफ कोसाइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो पहले तो थोड़ा कोसाइन लॉ समझ लेते हैं, अगर नहीं पता है किसी को, वैसे पता होना चाहिए। अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो इस पॉइंट तक आपने मोस्ट प्रोबब्ली सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया होगा। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक, इसका नामकरण कर दें, ये एंगल है, ये एंगल बी और ये एंगल सी। पहले तो हमें ट्राइंगल में पता है कि एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो कोसाइन लॉ होता है तो वो तीनों एंगल के लिए होता है। तो जैसे कॉस ए लिखना है तो कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, एबीसी क्या है, स्मॉल एबीसी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स है। ऐसे ही कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और ऐसे ही कॉस सी भी सोच सकते हो ना, जिसका एंगल लिखते हैं उसका साइड का स्क्वायर माइनस में आता है। ठीक, तो हमें अब ये चीज वेक्टर की हेल्प से प्रूव करनी है। तो ठीक है, हम लोग वेक्टर की हेल्प से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो वेक्टर है इसको सी वेक्टर बोल देते हैं इस डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, और इसको बोल देते हैं कौन सा वेक्टर, सी ए वेक्टर। ये कौन सा हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो हमें ट्राइंगल लॉ से पता है कि आप ऐसे समझो कि बी से चलो और वापस बी पे आ जाओ, तो जो वेक्टर्स मिलेंगे वापस बी पे आकर, तो यानी कि जीरो वेक्टर के बराबर सम होना चाहिए। यानी कि ये तो हमें ट्राइंगल के लिए पता ही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा भाई, जीरो होगा। चलो उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जैसे तुम्हें कॉस ए प्रूव करना है, ठीक, तो कॉस ए प्रूव करने के लिए क्या करो कि दोनों साइड मतलब ये क्या करो कि जिसका एक कॉस प्रूफ करना है, मतलब तुम्हें ए का कॉस प्रूफ करना है, तो ए को दूसरी साइड लिए जाओ। तो ए को दूसरी साइड लिए जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए। मान लो हमें कॉस बी प्रूफ करना होता सेम लॉजिक से, तो हम बी को उधर ले जाते, ए और सी को एक साइड रखते हैं। चलो उसके बाद दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस ए मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, तो ये आ गया। और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो क्या आ जाएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर। ठीक, अब आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी है। देखो मॉड बी सी मतलब कि ये सॉरी मॉड बी का मतलब क्या है, बी ये वेक्टर है, मॉड बी मतलब ए सी की लेंथ। ठीक है, मॉड बी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर की लेंथ हुई, तो मॉड बी मतलब ए सी की लेंथ, और ए सी की लेंथ किसके बराबर है, बी के बराबर है। ऐसे मॉड सी यानी कि सी वेक्टर जो है वो बेसिकली ए बी वेक्टर है, और मॉड सी मतलब ए बी वेक्टर की लेंथ जो कि हम लोग ने किससे डिनोट की है, स्मॉल सी से। और ऐसे ही मॉड ए जो होगा वो स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो अपने पास यहाँ से आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर, मॉड की लेंथ लिख दी, वेक्टर की लेंथ लिख दी, ये सी स्क्वायर। इसके बारे में अभी सोचते हैं, या चलो अभी सोच लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा टू मॉड बी मॉड सी, तो मॉड बी तो बी के बराबर है, मॉड सी सी के बराबर है, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल। तो हम लोग को पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा हम लोग कैसे लेते हैं, डाइवर्जिंग सेंस में लेते हैं। तो देखो ये वेक्टर सी इधर जा रहा है, वेक्टर बी इधर जा रहा है, तो जब तुम्हें एंगल निकालना होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस साइड को जब हम एक्सटेंड करेंगे, तो है ना, हम लोग ने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर के बीच एंगल हमेशा तभी निकालते हैं जब उनका या तो हेड सेम हो या टेल सेम हो, या फिर वो डाइवर्ज कर रहे हो किसी सेम पॉइंट पर। तो वेक्टर बी को अगर हम लोग इधर की तरफ थोड़ा बढ़ा दें तो ये ऐसे आ जाएगा डायरेक्शन और ऊपर तक जाएगा। ठीक, तो ये जो एंगल होगा ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल ए है अगर, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल पाई माइनस ए। ठीक,
तो ये आपको साइन रूल भी प्रूफ करने में ये चीज हेल्प करेगी कि एंगल आपको ध्यान से लिखना आना चाहिए। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस ए, और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो अब तो मेरे ख्याल से अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको प्रूव होता दिख रहा होगा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2bc कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो बस अब कॉस ए की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमें प्रूफ करनी थी वही आ चुकी। कॉस ए किसके बराबर आ गया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। एंड हमें एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर होगा। ऐसे ही कॉस बी प्रूफ करना हो तो बस कुछ नहीं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमें प्रूफ करना है यूजिंग वेक्टर मेथड, हमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से देख लो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। डायग्राम तो वही सेम रहेगा, वेक्टर्स के नाम भी वैसे ही देंगे हम लोग। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ए बी के अलोंग सी वेक्टर बोल दिया हम लोग ने, बी सी के अलोंग ए वेक्टर बोल दिया, और सी ए के अलोंग बी वेक्टर बोल दिया। तो देखो साइड लेंथ के टर्म में बोले तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्मॉल ए जो है साइड लेंथ, वो बराबर होती है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, है ना। ये होती है साइड ए की लेंथ यानी कि बीसी की लेंथ। ऐसे ही अगर बी की बात करें, देखो इधर ए है तो यहाँ कहीं ए नहीं दिख रहा है, तो जैसे बी की बात करें साइड बी, तो वो हो जाएगा किसके बराबर, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और ऐसे ही स्मॉल सी भी अगर देखो तो वो कितना आ जाएगा, अब इसमें क्या नहीं दिखेगा, इसमें सी नहीं दिखेगा राइट हैंड साइड, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें ये चीज प्रूफ करनी है। चलो, तो अब कैसे किया जाए इस चीज को प्रूफ। तो पहली बात तो वही बोलेंगे कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें किसी तरीके से किसको इन्वॉल्व करना है, ये कॉस सी और कॉस बी को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये स्मॉल ए लाना है, तो सबसे पहले तो क्या करो कि ए को एक साइड रख लो, बाकी दोनों को दूसरी साइड। तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया इसको। अब आपको ये सोचना है कि ये एंगल कैसे आएंगे, कॉस सी कॉस बी। ठीक, सी एंगल है किसके बीच में, मतलब अगर क्रूडली सोचे तो सी एंगल का जो रिलेशन है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से है कुछ, और जो बी एंगल है, जो हमें बी एंगल चाहिए, उसका वेक्टर ए और वेक्टर सी से कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों ही केस में एंगल सी या एंगल बी में कौन सा वेक्टर कॉमन आ रहा है, वेक्टर ए कॉमन आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया कि दोनों साइड वेक्टर ए से डॉट ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल्स टू माइनस ए डॉट ए, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, माइनस का मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भी आएगा ना एक, तो ये हो जाएगा माइनस का मॉड ए का स्क्वायर। और अभी पिछले पार्ट में देखते हैं, मॉड ए का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर, साइड ए का स्क्वायर। चलो, ए डॉट बी आ जाएगा, एक स्टेप लिख लेते हैं, मॉड ए मॉड बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल का कॉस लिखना है। तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगेन डाइवर्जिंग सेंस में अपने को लिखना है। तो वेक्टर ए को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा लें हम लोग कहीं यहाँ पर, तो ये वेक्टर ए आगे बढ़ गया, और अब देखो जो इस सी पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कहलाएगा, जो कि कितना होगा, पाई माइनस सी होगा, क्योंकि अंदर वाला एंगल सी है तो बाहर वाला कितना होगा, पाई माइनस सी। और ऐसे ही वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच की भी एंगल की जरूरत पड़नी है, तो वो भी अगर जल्दी से देख लें, तो किसी एक वेक्टर को एक्सटेंड करें अगर थोड़ा आगे। ठीक है, तो ये इधर मान लो आ गया, तो समझ ही गए होगे अब तक, ये समझा ना भी समझा तो क्लियर होगा। ये एंगल बी, ये वेक्टर सी का डायरेक्शन है इधर, और ये वाला एंगल कितना है, पाई माइनस बी। तो ए और बी के बीच का एंगल है पाई माइनस सी, और प्लस मॉड ए मॉड सी कॉस ए और सी के बीच का एंगल है पाई माइनस, सॉरी ये ए लिखा है गड़बड़, ये पाई माइनस बी।
है ना, तो ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस बी, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो मॉड ए तो ए के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी, और कॉस पाई माइनस सी, वही माइनस कॉस सी था तो माइनस ये दिख रहा है, ऐसे कॉस पाई माइनस बी माइनस कॉस बी होगा, तो ये ए सी कॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होगे तो दोनों साइड से माइनस का ए एक कैंसिल हो रहा है, और ए बराबर क्या आ जा रहा है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और शायद हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपने को प्रूव करना था। तो वेक्टर की हेल्प से भी काफी चीजें प्रूव की जा सकती हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की या फिर ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम लोग ने उनमें से एक दो चीज देखी है, और एक आधी चीजें हम लोग और देखते हैं। चलो, अब ये हम लोग एक बहुत फेमस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने इसका लॉजिक समझ लिया तो इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटी है वो आप बड़ी आराम से प्रूव कर सकते हो वेक्टर की हेल्प से, और हो सकता है अगेन ये सब चीजें आपको बोर्ड में भी काम आ जाए। ठीक, चलो, तो हमें ये प्रूव करना है, तो देखो इसकी हम लोग पहले भूमिका बनाते हैं कि हम लोग ने एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स बनाएंगे हम लोग। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ने बना ली ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, तो मैंने एक वेक्टर देखो बनाया, कुछ ओपी वेक्टर बना लेते हैं, मतलब एक पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर। ठीक है, और ऐसे ही एक वेक्टर बना लेंगे सिमिलरली कुछ ओक्यू वेक्टर। ठीक, तो कुछ नाम दे देते हैं इनको। तो ये नाम जो है वो है, रुको नाम दे देते हैं, ये नाम हो गया Q, और ये नाम हो गया कुछ P। ठीक, चलो, तो अब हम लोग ने बोला कि ये ओरिजिन हो गया, कि जो मॉडुलस ऑफ ओपी है, ओपी वेक्टर है, वो हम लोग ने एज्यूम कर लिया कुछ R1 है, और मॉडुलस ऑफ ओ क्यू वेक्टर जो है वो हम लोग ने एज्यूम कर लिया कुछ R2 है। ठीक, चलो, उसके बाद हम लोग ने बोला कि जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से एंगल ए बना रहा है, जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम लोग ने ए से ए बोल दिया, और ऐसे ही ओ क्यू जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग ने बी बोल दिया। तो मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर होगा कि ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो वेक्टर ओपी और वेक्टर ओ क्यू के बीच में है, वो हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। वेक्टर ओपी और वेक्टर ओ क्यू के बीच में एंगल कितना हो गया, ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। अब मान लो हमें ओपी वेक्टर लिखना है, ठीक है, आर वन और इस ए के टर्म में, तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से ओपी वेक्टर लिखना आर वन और एंगल ए के टर्म में। क्यों बहुत सिंपल है, कंपोनेंट की हेल्प से लिख सकते हैं भाई। अगर इसको हम लोग कुछ बोल दें आर, तो ये डिस्टेंस वाइज है आर वन, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर वन कॉस ए, और ऐसे ही ये डिस्टेंस जो होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर वन साइन ए। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो यानी कि इसका एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वेक्टर कंपोनेंट, उसको बोल देंगे आर वन कॉस ए आई कैप, और फिर ये आर वन साइन ए जे कैप, है ना। इतना तो हमें कंपोनेंट लिखना आता है कि इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना चलना पड़ेगा, तो वो इंटू आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना चलना पड़ेगा तो वो इंटू जे कैप। तो अब हम लोग पूरी तरीके से कैपेबल है ये वाला वेक्टर लिखने के लिए। चलो, तो अपने पास आ गया ओपी वेक्टर, आ गया अपने पास आर वन कॉस ए आई कैप प्लस आर वन साइन ए जे कैप। ठीक, ऐसे ही ओ क्यू वेक्टर अपने पास आ जाएगा सेम लॉजिक से। ओ क्यू का मॉडुलस है कितना आर टू, और एंगल वो बना रहा है बी, तो आर टू कॉस बी आई कैप प्लस आर टू साइन बी जे कैप। सो फार सो गुड, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। चलो, अब हम लोग ने क्या किया कि अगर सपोज कर लो हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हो, ओपी डॉट ओ क्यू, ओपी डॉट ओ क्यू किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ओपी इंटू मॉड ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू इंटू इनके बीच का जो एंगल, और इनके इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ओपी और ओक्यू के बीच का, ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी। और बाकी हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमें डॉट प्रोडक्ट लिखने का एक और तरीका पता है, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दें, जे कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दें, तो डॉट प्रोडक्ट इस साइड से ऐसे डायरेक्ट ओपी डॉट ओक्यू करने से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई कैप वालों को मल्टीप्लाई करो तो आर वन आर टू कॉस से
कॉस बी, ठीक, प्लस आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है ना, R1 R2 साइन ए साइन बी, ठीक। और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा ये R1, मॉड ऑफ ओपी कितना है, R1 है, मॉड ऑफ ओक्यू कितना है, R2 है, बाकी जो कॉस ए माइनस बी है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो सब कुछ आपकी नजरों के सामने है, कॉस वाला जो फॉर्मूला में प्रूव करना था वो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बच क्या रहा है कैंसिल करने के बाद, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो देखो बिना किसी बहुत ज़्यादा टेंशन के हम लोग ने कितनी आसानी से वेक्टर की हेल्प से ये चीज़ प्रूव कर दी ना। तो वेक्टर एक बहुत पावरफुल टूल है काफी सारी चीजों को प्रूव करने के लिए। आप कोऑर्डिनेट की कई चीजें वेक्टर से प्रूव कर सकते हो ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का देखो हम लोग ने एक आइडेंटिटी वेक्टर से प्रूव कर दी। जैसे इस स्ट्रेट लाइन में आपने जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालने का एक तरीका सीखा होगा, अगर आपने पढ़ा हो स्ट्रेट लाइन पढ़ा ही होगा, कि A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वगैरह मिलता है, ऐसी चीज जरूर पढ़ी होगी। तो वो चीज भी हम वेक्टर की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं ना। तो वेक्टर एक मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वेक्टर और दूसरा मैट्रिसेस, ठीक है। तो इन पे आप आगे चल के देखोगे, अगर आप आगे चल के मैथ्स को अपना सब्जेक्ट बनाते हो तो इन टॉपिक्स में आप काफी और नई चीजें भी आगे चल के सीखोगे, ठीक। तो ये हम लोग ने cos a माइनस बी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। चलो अब ये एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। तो देखो हम समझते हैं इसमें ऐसे कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर है मेरे पास, कुछ ये है वेक्टर बी, ठीक, और यहाँ है कुछ वेक्टर ए, ठीक। तो पहले तो इनको लिख लेते हैं सही से। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो हमें इस वेक्टर ए का इस वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो पहले तो क्या करें कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वेक्टर में किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ले आए, जिससे ये को इनिशियल वेक्टर हो जाए, ठीक। तो अब हमें इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओ ए वेक्टर है वो ए वेक्टर के बराबर है, और जो ओ बी वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, ठीक। दूसरी बात कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, वैसे तो हम लोग को पता है, लेकिन एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें कि जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और इस डॉटेड लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को डॉट से मैं बोलूंगा, तो ये डॉटेड लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था कि इसके दोनों एंड से परपेंडिकुलर बस ड्रॉप कर दो। तो इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सपोज कर लो कि वो ए और बी पर गिरा के, तो ए बी बेसिकली क्या बता रहा है, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन दिस लाइन, ठीक। तो ऐसे ही मान लो हमें ओ ए का प्रोजेक्शन चाहिए ओ बी पर, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ए से एक परपेंडिकुलर ओ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक एक परपेंडिकुलर इस वेक्टर पर। तो ओ तो यहीं पर ही है, तो ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वेक्टर बी पर, और वेक्टर बी पर भी ओ लाई करा तो वो तो वहीं आ जाएगा। बाकी ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसको कुछ नाम दे दिया हम लोग ने पी वेक्टर, ठीक। तो ये जो ओपी लेंथ आई है अपने पास, ये ओपी लेंथ ही क्या कहलाएगी, वेक्टर नहीं सॉरी, ओपी जो लेंथ आई है आपके पास, यही क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। ये क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको, तो हम लोग ने क्या किया, मान लिया कि वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और ऑब्वियसली जो ओ ए लेंथ होगी, क्योंकि ओ ए वेक्टर के बराबर है, तो ओ ए लेंथ मॉड ए के बराबर होगी। तो ये लेंथ मॉड ए है और ये एंगल थीटा है, तो ओपी लेंथ कितनी हो जाएगी, ओपी लेंथ हो जाएगी मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, तो ये आ गया, मतलब कि मॉड ए कॉस थीटा आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब हम लोग ने क्या किया कि थोड़ा और इसमें जुगाड़ करने के लिए मॉड बी से कुछ बढ़िया सा फॉर्मूला बनाने के लिए मॉड बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये डिवाइड करके कुछ ऐसा आ गया।
तो अब अगर ध्यान दो तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये क्या आ गया, ये आ गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। और दूसरी बात, प्रोजेक्शन लेंथ है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ, तो एक मॉड अपने आप से बाहर लगा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मॉड है ना, कि नेगेटिव आए तो ये बाहर वाला मॉड उसको पॉजिटिव बना दे, है ना। ये क्यों लगाने की जरूरत पड़ी, कि अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल बाई चांस ऑब्ट्यूज हो गया तो फिर दिक्कत क्या आएगी, फिर ए डॉट भी नेगेटिव आ जाएगा ना, लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ऐसे होता कुछ, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे होता। ठीक, तो इनके बीच की जो प्रोजेक्शन आता है उसके लिए वेक्टर बी को पीछे बढ़ाना पड़ता, तो ये प्रोजेक्शन की लेंथ आती यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि ये ए वेक्टर होता, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर होता, ये एंगल थीटा होता, लेकिन प्रोजेक्शन तो वैसे ही आएगा ना, ये ओपी। लेकिन इस केस में जब ए डॉट बी करते तो वो नेगेटिव आ जाता, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। तो वो लेंथ नेगेटिव ना आए उसके लिए हम लोग ने क्या किया, उसके लिए हम लोग ने बेसिकली एक मॉड लगा दिया। ये तो पहली बात। तो जिस वेक्टर के अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालना होगा, नीचे उससे डॉट प्रोडक्ट, तो नीचे उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मान लो कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालना होता, तो आप क्या करते, तो आप करते ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अगर ए के ए पर प्रोजेक्शन निकालना होता ना, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉडुलस से डिवाइड होगा। और दूसरी बात, तुम चाहो तो इनको क्लब करके क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी को क्या लिख सकते हो, बी कैप लिख सकते हो। तो देखो फाइनली एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट अपने पास आ गया है। जो ओपी लेंथ आ गई है वो किसके बराबर आ गई है, वो बराबर आ गई है ए डॉट बी कैप का मॉड। ठीक है, तो ये बेसिकली लास्ट में देखो बी कैप आ गया। बी कैप आने का मतलब है कि प्रोजेक्शन निकालते वक्त हमें बी की लेंथ से मतलब नहीं है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन से मतलब है। और अगर ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है तो ए का किसके साथ डॉट ले ले, बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हो। ठीक, तो ये तो पहली चीज होगी कि हम लोग ने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, एक तरीके से जब प्रोजेक्शन लेंथ ही होती है तो वो निकाल ली, वो कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए डॉट बी। ठीक, अब हम लोग कुछ और बातें भी इसमें निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं और हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो चलो अब कुछ बातें और लिखते हैं। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपको दिमाग में रखनी है कि ओपी लेंथ तो निकाल ली, बाकी ये जो ओपी वेक्टर होगा इसको बोलते हैं कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, है ना, क्योंकि ये बी की डायरेक्शन में आ रहा है ना ये वाला कंपोनेंट, तो अलोंग बी वेक्टर। ठीक, तो कैसे लिखा जाए, तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये जो ओपी लेंथ आई थी फिलहाल इस डायग्राम में, वो कितनी आई थी, वो आई थी, मतलब ओपी वेक्टर लिखा तो उसकी लेंथ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितनी आई थी, मॉड ए कॉस थीटा, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गई थी, या चलो पहले इतना लिख लेते हैं, ये लेंथ हो गई मॉड ए कॉस थीटा। और ये तो लेंथ हुई केवल, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप होगा। ठीक है, और इसी मॉड ए कॉस थीटा को हम लोग सिंप्लीफाई करके कहाँ तक ले गए थे, ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो ओपी वेक्टर लिखने के लिए हम लोग ने उस वेक्टर की लेंथ लिखी और फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर लिख दिया, जो कि बी कैप था। अब किसी के दिमाग में आता है क्या यहाँ पर मॉड लगेगा, तो यहाँ पर मॉड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो बी वेक्टर का या बी कैप का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक, अब क्या होगा कि जब वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो जो प्रोजेक्शन वाला कंपोनेंट होगा उसका डायरेक्शन इधर आएगा, है ना, यानी कि बी के ऑपोजिट आएगा। तो उस चीज को मैनेज कौन करेगा, उस चीज को मैनेज यही करेगा, ए डॉट बी कैप। तो जब ए डॉट बी कैप नेगेटिव आएगा, है ना, मतलब ये वैल्यू ए डॉट बी कैप नेगेटिव आएगी इस केस में, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है और हम चाहते ये नेगेटिव आएगा और फिर बी कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली जो वेक्टर आएगा वो माइनस लैम्डा बी टाइप का आएगा। तो ये कंपोनेंट अपने आप बी के ऑपोजिट डायरेक्शन का आ जाएगा। तो हमें उस चीज के बारे में फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि एंगल क्या है। तो बेसिकली जब प्रोजेक्शन लिख रहे होंगे तब तो मॉड लगाएंगे, लेकिन जब कंपोनेंट लिख रहे होंगे तब मॉड नहीं लगाएंगे,
क्योंकि जब वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो जो कंपोनेंट का डायरेक्शन होगा वो बी के डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पर मॉड हम लोग नहीं लगाएंगे। चलो, तो ये तो आ गया कि आपको अगर किसी भी वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट लिखना है तो ए डॉट बी कैप लिखो, है ना, ये काइंड ऑफ आपको मैग्नीट्यूड देगा, और इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो क्या हो गया, बी कैप हो गया। ये तो पहली बात। दूसरी बात, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो, कि ओपी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं नॉर्मल, ये पी और पी सेम है तो ओ ए वेक्टर आ जाएगा। अब ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर तो ए ही वेक्टर है, ये वेक्टर अपने को नहीं पता है, नहीं सॉरी, ओपी वेक्टर पी वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर नहीं है, ओपी वेक्टर तो ये कंपोनेंट जो हम लोग ने निकाला है वो वाला वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये वेक्टर के बारे में भी अपने को जानकारी नहीं है, और ये है ए वेक्टर। तो यहां से पी ए वेक्टर कितना आ गया, पी ए वेक्टर आ गया ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ठीक, अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये पी ए वेक्टर है क्या, देखो पी ए वेक्टर जो है बेसिकली वो है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, क्या है वो, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्यों परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्योंकि बेसिकली देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ ऐसे होगा वेक्टर कंपोनेंट, और वेक्टर के केस में तुम चाहे ये वेक्टर बनाओ या ये वेक्टर बनाओ, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू मतलब कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी क्या आ गया, ए माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। बेसिकली देखो हुआ क्या है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैसे आया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी अलोंग बी कंपोनेंट, है ना। तो परपेंडिकुलर टू बी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस अलोंग बी कंपोनेंट। देखो ऐसे ही तो कुछ है, ए यही तो लग रहा है, ए वेक्टर से जो अलोंग ए बी वाला कंपोनेंट था वो सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो अलोंग बी कंपोनेंट। ठीक, तो कभी भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो और आपको वो भी निकालना हो, अलोंग द वेक्टर वाला भी कंपोनेंट निकालना हो, तो अलोंग वाला कंपोनेंट निकाल लो और फिर पूरे वेक्टर ए में से जो बी के अलोंग वाला कंपोनेंट आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा। अब जो जो चीजें हम लोग ने अभी तक देखी है उनको एक बार समराइज करके देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आएगा, ये लेंथ है तो यहाँ पर हम लोग ने मॉड लगा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना आएगा, मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, या फिर ए डॉट बी कैप, जिसके अलोंग उसका कैप। ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, और कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर के लिए क्या करें, ए वेक्टर में से जो अलोंग वाला कंपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो अपने आप क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक, चलो अब कुछ जल्दी से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें आंसर लिखें अगर हम लोग, तो क्या होता है, ऊपर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है, तो डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। पहले तो मॉड लगा लिया, डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 6, और मॉडुलस किसका आएगा, ऑन बी लिखना है, यानी बी के अलोंग लिखना है, यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 14। ठीक, यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, क्लियर है कि नहीं, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो चलो पहले ए पार्ट का आंसर लिखें अगर हम लोग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो कैसे लिखेंगे, पहले ए डॉट बी कैप करना है, तो ए डॉट बी कैप मतलब कि भाई ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 4 3 जा, अब की मॉड नहीं लगाना है ना, 4 3 जा 12, और बस जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि जे कैप है इधर, जे कैप है नहीं तो आगे कुछ नहीं आएगा, 4 3 जा 12 ही आएगा केवल। तो ये तो हो गया ए डॉट बी, है ना। अब नीचे क्या आना है, नीचे आना है मॉड ऑफ बी,
तो मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी हो जाएगा √3² प्लस 4², और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू बी कैप फिर से आएगा, यानी कि 3i कैप प्लस 4k कैप अपॉन √3² प्लस 4²। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा। बेसिकली हम लोग बी कैप ना यूज करके बी कैप को वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी लिखना है। तो अगर किसी चीज को देखो तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कैसे आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी और मॉड वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो बस ये चीज हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वरना बार बार बी कैप अलग से है तो कैलकुलेट करके लिख लो यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12/25 3i कैप प्लस 4k कैप। तो ये तो वो कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का जो बी वेक्टर के अलोंग आया है, और दूसरा वाला कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, पूरे वेक्टर ए में से ये जो भी वेक्टर आया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12/25 3i कैप प्लस 4k कैप। तो मेरे ख्याल से इतने बड़े हो गए आप लोग कि इसको आराम से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा वो देख लेना खुद से ना, वो मुझे लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बाहर बी कैप होता है तो यानी कि वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। और ए डॉट बी तो कैलकुलेट करना सभी को आता है, 4×3 = 12, और यहाँ जे है यहाँ के है, तो आगे वाले कॉम्पोनेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आगे वाले टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा। चलो, ये एक रिजल्ट है, जो मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट आपको याद रखना है अपने दिमाग में। इफ आर इज एनी वेक्टर इन स्पेस देन प्रूव दैट दिस। ठीक, तो पहले तो हम इसको एकदम ट्रेडिशनल मेथड से प्रूव करते हैं कि हमें एक आर वेक्टर है जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रूव करनी है। तो हम लोग ने क्या किया कि आर वेक्टर को मान लिया r1i कैप, दुनिया के किसी भी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिख सकते हैं, r2j कैप प्लस r3k कैप। ठीक, ये मान लिया। अब r डॉट आई किसके बराबर आ जाएगा, जब r वेक्टर का i के साथ डॉट लोगे तो ये तो r1 i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा, तो ये r1 आ जाएगा। बाकी जब i कैप में j और k वाले कंपोनेंट ही नहीं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो r डॉट आई कितना हो गया, r1 हो गया। और r डॉट आई इंटू आई कैप जो हमें चाहिए वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा, दोनों साइड आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा r1 i कैप, है ना। सिमिलर लॉजिक से जब आप r वेक्टर को j कैप से डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा r2। ठीक, और जब इसमें तुम दोनों साइड j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा r2j कैप। ऐसे ही r डॉट k जो होगा वो r3 हो जाएगा, और ऐसे ही r डॉट k इंटू के कैप, सॉरी के कैप है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r3k कैप। तो ये है तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, और ये है तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करने से आ जाएगा r डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस r डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस r डॉट के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप। और ये किसके बराबर था ओरिजिनली, यही तो वेक्टर r के बराबर था। तो r वेक्टर क्या आ गया, r डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस r डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस r डॉट के कैप इंटू के कैप। ये तो पहली बात। लेकिन इसी चीज को आप बिना इतनी कहानी लिए भी एक्सप्लेन कर सकते थे। देखो, हम लोग ने बोला था कि दुनिया के किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है दुनिया का, आर वेक्टर है ना, उसको 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, तो आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में हम लोग किसी वेक्टर को लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो हम लोग ने क्या बोला कि जो आर वेक्टर है उसको अगर आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिखना है तो आर वेक्टर का आई कैप पर तुम्हें कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट पता होना चाहिए, आर वेक्टर का जे कैप के अलोंग कंपोनेंट पता होना चाहिए वेक्टर कंपोनेंट, और आर वेक्टर का के कैप के अलोंग तुमको वेक्टर कंपोनेंट पता होना चाहिए था। अब कोई तुमसे पूछे
कि कंपोनेंट ऑफ, सिंपल सी बात है, तो अगर ये तीनों लिख लिए और इन तीनों को ऐड कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो अब तुमसे कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर ऑन आई कैप कितना होगा, तो कंपोनेंट किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से डॉट लेते हैं, तो आई कैप ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, और बाहर क्या आ जाता है, बाहर भी आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, वही ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो ए का काम आर कर रहा है, बी का काम आई कैप, बी वेक्टर का काम आई कैप कर रहा है, ए वेक्टर का काम आर वेक्टर कर रहा है। तो आर वेक्टर का कंपोनेंट आई कैप पे लिखना था, तो आर वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप। ऐसे ही आर वेक्टर का जे के अलॉन्ग कंपोनेंट जे कैप के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, और के कैप के अलॉन्ग आर डॉट के कैप इंटू के कैप। तो जब तुमने तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के अलॉन्ग किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लिए तो वेक्टर पूरा क्या हो जाएगा, बस इन तीनों का एडिशन। तो बिना इतनी कहानी के भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन आज से अब इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखना, तो कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसको बड़ी आराम से डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक, चलो। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि अ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 2p एंड 1 with respect to rectangular Cartesian coordinate system. The vector is rotated through a certain angle about the origin in anti-clockwise sense. Then A has component p plus 1 and 1 with respect to new system. Find p. देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं हम लोग, है ना। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन है। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, चलो तो ये ए वेक्टर हम लोग ने ऐसे कुछ बना लिया। तो इसका जो कंपोनेंट है वो 2p और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वेक्टर है बेसिकली वो 2p आई कैप है, ठीक, प्लस जे कैप है, ठीक। कंपोनेंट उसके 2p और 1 है। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वाइज अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये o है, ये a है, ये b है, ठीक। तो जो OB लेंथ है वो 2p है, और जो AB लेंथ है वो 1 है। और जो OA लेंथ अगर हम लोग से कोई पूछे तो वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हो, 2p स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या किया गया है कि इस पूरे सिस्टम को रोटेट कर दिया गया है, तो वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा। तो मान लो रोटेट होने के बाद सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, ये एक्स एक्सिस जो थी वो ऐसे बन गई, वाई एक्सिस कुछ ऐसे बन गई, ठीक, ये ऐसे कुछ सिस्टम बन गया। तो अब जो वेक्टर है वो मान लो कहीं यहाँ पहुंच गया, है ना। ऐसे मान लो कुछ भी है ना, हमें बहुत ज्यादा मेटिकुलस होने की जरूरत नहीं है उसमें। तो अब क्या बोला गया कि इन नए सिस्टम के अलोंग जो उसके कोऑर्डिनेट, इसको कुछ बोल देते हैं पी या क्यू बोल देते हैं, पी क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो नए कोऑर्डिनेट वो है एक्सेस, इसके अलोंग जो उसके कंपोनेंट है वो p प्लस 1 और 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जो नई एक्स एक्सिस है और जो नई वाई एक्सिस है, ठीक है, तो और इसको कुछ नाम भी दे दें, इसको नाम दे दें s और इसको नाम दे दें t, ठीक है। तो जो क्यू एस है, क्यू एस है वो है p प्लस 1, और जो क्यू टी है ना, वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है, एक सेकेंड, क्यू एस जो है, हाँ नहीं उल्टा लिख रहे हैं, क्यू ओ एस जो है वो p प्लस 1 है, ठीक। क्योंकि ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया गया ना, तो ओ एस अगर आप देखो डायग्राम में, क्योंकि ये जो होगा बेसिकली ये नए एक्सिस में ये एक्स वाला कंपोनेंट हो गया ओ एस, और ये हो गया क्यू एस जो नई वाई एक्सिस है उसके अलोंग कंपोनेंट है ना। तो अब मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा होगा। तो जो ओ एस है वो p प्लस 1 है, और जो क्यू एस है वो 1 है, ठीक। और पाइथागोरस से अगर आप लिखना चाहो तो ओ क्यू की लेंथ भी लिख सकते हो, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब तुम खुद सोचो कि ये वेक्टर था और ये मान लो कुछ ऐसे रोटेट हो गया, तो क्या चीज नहीं चेंज होगी, चेंज नहीं होगी उसकी लेंथ। तो पहले ये वेक्टर पहले पोजीशन में इसका ओ ए नाम था, जब वेक्टर सिस्टम को रोटेट कर दिया तो इसका नाम ओ क्यू हो गया। लेकिन क्या नहीं चेंज हुआ
चेंज नहीं हुई इस वेक्टर की लेंथ, तो अभी भी क्या सेम रहेगा, यानी कि जो ओ ए वेक्टर जो ओरिजिनल लेंथ थी और जो रोटेट करने के बाद लेंथ आई है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना। तो बस यही हमें कैच करना था, तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया आपको आराम से। और ये चीज आप खुद भी सोच सकते थे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट में भी मिला होगा अगर आपने पहले कभी किया होगा, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस करके एक जेई में बहुत पहले क्वेश्चन आया था। ठीक, तो फिलहाल हम लोग ने क्या देख लिया कि सिस्टम को रोटेट भी कर दे तो लेंथ चेंज नहीं होगी, है ना। तो वो डायरेक्ट सोच सकते थे ना, अभी तो इतना हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते थे ना, कि जो नई एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और जो नई वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उनका स्क्वायर एंड ऐड करके रूट ले ले तो वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। चलो, तो ओ ए और ओ क्यू बराबर है, तो ओ ए स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो 4p² + 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके, p² + 1 + 2p + 1। तो एक वन से एक वन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3p² और -2p और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको देख लो, ब्रेक कर लो, ब्रेक हो रहा होगा, फैक्टराइज हो रहा होगा। अगर आंसर आना है तो 3p² -3p प्लस का p-1 इज इक्वल्स टू 0। 3p कॉमन ले लिया तो p-1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो p-1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनल है उसके अलोंग एक्स और वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जो नया आया है उसके अलोंग जो नई एक्स और वाई एक्सेस, जो नया सिस्टम है उसकी एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट का स्क्वायर करके बराबर कर दो, मतलब कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके बराबर कर दो और डायरेक्ट वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना हमें पूरा तीन जाम करने की जरूरत आगे से नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो पढ़ ली। बाकी जो एप्लीकेशन है सिंपल, जैसे वर्क डन निकालने के लिए काम आता है, तो वो आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एफ डॉट, वो क्या होता है, F.D होता है। तो वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। बाकी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें हम लोग ने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें हम लोग ने यहाँ पर कवर कर ली। तो इसके आगे की बात हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।